हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है हमें। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं Gm/r² दैट इज इक्वल टू I। और ये टुवर्ड्स द मास होगा, जिस मास की वजह से निकाल रहे हैं उसी की तरफ आते हुए होता है, उसी की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब ये लाइन पॉइंटिंग है तो इसमें 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो इधर होगा, या तो बीच में कहीं पे होगा, या इधर होगा। तीन ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तीन ही जगह ये लाइन ज्वाइनिंग पे जीरो हो सकता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C, अगर मैं इसको ए नाम देता हूं तो देखो 10 kg की वजह से कहाँ जाएगा ये? 10 kg की वजह से इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस सर 10 डायरेक्शन kg में। की तरफ। और 1000 kg की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी। दो यस सर। वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या कभी जीरो बना पाएंगे? नो सर। ऐड हो नो जाएंगे सर। तो यहाँ नहीं हो सकता। सी पे देखो, सी पे अगर फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं मैं तो सी पे क्या होगा? सर दोनों फिर से एक यस डायरेक्शन। सर। एक डायरेक्शन, यहाँ भी नहीं हो सकता। एक यहाँ ही पे भी ऑप्शन नहीं बचा है, होगा। बी। बी पे देखते हैं। बी पे देखो 10 वाला अपनी तरफ खींचेगा, 1000 वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो यस यहाँ हो सकता है, बट एग्जैक्टली बीच में होगा ये नहीं कहेंगे। ये तो हम निकालना है। मैंने मान लिया यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, 1 मीटर माइनस एक्स। अब देखो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। अगर दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों का सम जीरो हो जाए, तो क्या होना चाहिए? क्या दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए? यस सर। 5 न्यूटन इधर लगा दो, 5 न्यूटन इधर लगा दो, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अब दोनों के फील्ड को अगर मैं इक्वल कर दूं, मैग्नीट्यूड अगर कहूँ कि फोर्स या फिर फील्ड जो भी समझ लो, आई। आई चलो आई निकालते हैं ना। आई ड्यू टू 10 kg का मॉड और आई ड्यू टू 1000 kg का मॉड, दोनों का अगर इक्वल हो जाए तो बस हमें मिल जाएगा। चलो 10 kg की वजह से क्या लिखेंगे? Gm, m कितना है? 10, डिस्टेंस कितना है? x²। ठीक है, डाउट होगा पूछ लेना। 1000 की वजह से क्या लिखेंगे? Gm/1 - x का होल। बस इसी को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, हमें आंसर मिल जाएगा। g से g कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ बचा 1/x²। यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 100/1 - x का होल स्क्वायर। अब 100/1 - x को होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 10/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10/1 - x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बचा 1/x इज इक्वल टू 10/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 - x इज इक्वल टू 10x। ये हो गया 1 इज इक्वल टू 11x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1/11 मीटर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10/11 मीटर। ठीक है, यस सर। चलो ये सब तो बस पिछले टॉपिक पे बेस्ड था। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? अभी हमने न्यूटन्स लॉ कर लिया था, केपलर्स लॉ कर लिया था, फील्ड निकालना सीख लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी वाला मैं बताता था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बताया था? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग द माइनस सिस्टम GMM/R। यस -Gmm/r। ठीक है, सर। पोटेंशियल, हाँ बताओ। सर आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था एक। हाँ बताओ क्या दिया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं। सर वो स्क्वायर दिया था, उस पे 3 मासेस थे एंड पॉइंट पे, और एक पॉइंट पी लिया था हाँ उसका, उस एक पे एक क्या, पे आईपी उसमें क्या निकालना था फाइंड हमें। करना है? आई निकालना। ठीक है, अभी करा देता हूँ। चलो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, -Gmm/r। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल पॉइंट पे माइनस डिपेंडेंट। GM/R। यस -Gm/r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिस्टम का होगा। पॉइंट का क्या होता है? पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन करना पड़े, दैट वर्क डन पर यूनिट मास इज पोटेंशियल। तीसरी चीज क्या बताई थी? फील्ड। ये दोनों तो स्केलर थे, नीचे वाला हमारा वेक्टर था जो कि होता था Gm/r²। अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो -Gm, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द मास। ठीक है, ये तीन चीजें कर ली थी। अब जो होमवर्क दिया था उसको देख कर मुझे याद आ गया, शायद मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि तीन मासेस थे M। सर। हाँ सर बताओ। जो आपने फर्स्ट वाला वर्टिस बनाया उस पे पी था। अच्छा ठीक है, तो हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे? सर मैं कह रही थी एक बार ऊपर दिखा दो। ये यस सर।
ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े। सर ऊपर वाले को आपने क्या बोले थे, स्केलर? ये दोनों स्केलर है, यस, ये दोनों स्केलर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होते हैं, दोनों वर्क डन ही तो होते हैं। ये वर्क डन है टोटल, ये वर्क डन पर यूनिट मास है, तो वर्क डन इज क्या है, वर्क डन इज स्केलर, तो वर्क डन स्केलर। ये नीचे वाला जो है ये हमारा वेक्टर है। ओके सर। अब देखो ये तीनों मास लिया था, इस पॉइंट को पी बोला था आई पी निकालो, तो आई पी कैसे निकलेगा, देखो तीनों की वजह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेक्टर है तो साइन भी देखना पड़ेगा। पहले वाला ए इसको इधर खींचेगा, दूसरे वाला इसको इधर खींचेगा, तीसरे वाला इसको इधर खींचेगा, यस सर। ठीक है। चलो, 3 है, उसको भी, हाँ ठीक है। चलो, इसको अगर मैं I1 मान लूँ, इसको अगर मैं I2 मान लूँ, और इसको अगर मैं I3 मान लूँ, I1 किसके, इस मास की वजह से। जरा I1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा बताना, जी GM एम by बा L square. एल स्क्वायर। क्या Yes sir. I2 की वैल्यू भी क्या लिख सकता हूँ मैं, जी एम बाई GM by L एल। square. I3 की वैल्यू कौन बताएगा, जी एम बाई GM by 2L square. ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना 3 के लिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, L√2, Yes sir. L√2 का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो Yes sir. नेट निकालना है, तो नेट निकालने का मतलब अब मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का नेट निकालना है। बट ये वेक्टर्स है तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर दोगे, डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब देखो डायरेक्शन देखना है, तो चलो I1 I2 कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। Yes sir. I1 I2 दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका नेट कितना आता है। अच्छा, इसको Sir एक under और root आसान कर I1 लो, square plus इसको और हम I2 square. आसान कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसको ऐसे कर लो, I0 ले लो, तो क्या ये भी I0 होगा, और ये Yes वाली जो sir. वैल्यू होगी I0/2 हो जाएगी। ध्यान Yes से sir. देखो, इसको I0 माना है तो ये भी I0 है, ये वाली वैल्यू I0/2 हो जाएगी, ठीक है। तो दो वेक्टर I0 I0 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों इक्वल है, 45 Yes 45 sir. डिग्री, और वैल्यू कितनी आएगी I0/√2, मतलब I0√2। कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है वेक्टर्स का, 2ab cos Yes 90 sir. 0 हो जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा 2, मतलब I0 बाहर आ जाएगा √2, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एडिशन किया तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, कितना, I0√2। अब देखो इधर है I0√2, और ठीक इसी के ऊपर ही है 45 डिग्री पे ही क्या है, 45 डिग्री ही क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल इसको इंटरसेक्ट करता है 45 पे, तो इसी के ऊपर क्या आ जाएगा, I0/2। ये 2. चीज समझ आए, Yes sir. बाकी बताएं, ये चीज समझ आई, इसमें डाउट है ये स्टेप में कैसे किया मैंने। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ये I1 था, ये I2 था, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, क्या बीच में आएगा ये वाला, यस सर। दो वेक्टर 90, और इसी बिल्कुल इसी के ऊपर तो I3 भी था, I3 यस सर। I3 भी तो बिल्कुल इसी के ऊपर था, बिल्कुल 45 डिग्री डायगोनल के ऊपर I3। देख, तो ये जो रिजल्टेंट आया वो आया I0√2, और I3 कितना था, I0/2। दो वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर है तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, Yes sir. I0/2 और I0√2 को ऐड कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, I0 2 I0, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। Yes sir. I0 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, 1 + 2√2, ठीक है। जो होमवर्क देता हूँ उसको किया करो, क्वेश्चन हो ना हो वो अलग बात है, बट अटेम्प्ट जरूर करो, समझ तो आए। चलो ये सब हमने कर लिया था, अब जो हमें करना है दैट इज सैटेलाइट मोशन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसमें थोड़ा सा। सैटेलाइट मोशन के बारे में पढ़ना, सैटेलाइट क्या होता है ये जानेंगे, इसका सर टाइम पीरियड, हाँ बताओ। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बता दो। कौन सा, ये यस सर, ऐड करने के बाद। I0 कॉमन ले लो ऊपर से बस, इसमें क्या दिक्कत, देखो ये वाला ये तो एडिशन है, ये जो चीज है ये यहाँ तक तो समझ आ गई, ये तो सिंपल ऐड किया है एलसीएम लेके, यस सर। इसमें से I0 कॉमन ले लो,
तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो लिखा है बस। ठीक है, समझ आया? यस सर। और इसमें आई नॉट, और इसमें अब इसको यही नहीं छोड़ोगे, आई नॉट तो हम अपने मन से लिया, हमने अपनी मर्जी से लिया था ना। देखो 1 सर प्लस gm by 2l square यस, ब्रैकेट में आ आई जाएगा। नॉट की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी, gm/l² के बराबर, तो इसको यस gm/l² सर। लिख दो। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करना होता, अगर हमने किया है तो उसकी वैल्यू वापस पुट करो जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आंसर आएगा फाइनली gm²/l 1+2। ये कई बुक्स में क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछ रखा है, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, चलो अब सैटेलाइट मोशंस के बारे में हमें जानना है। तो सैटेलाइट मोशन जानेंगे क्या होगा, उसके टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे, उनकी एनर्जी के बारे में जानेंगे, फिर इसमें आएगा एक टर्म एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब टर्म्स आएंगे इसमें, एक एक करके देखें। चलो, तो सैटेलाइट क्या होता है हमें देखें। कोई भी प्लेनेट दिया हुआ है, इसके चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट हमें पता ही है। छोटे छोटे पार्ट जो कहते हैं जो सैटेलाइट, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा हम लोग खुद डालते हैं जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह रहे होते हैं। जैसे अर्थ के कितने सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, अर्थ के कितने सैटेलाइट्स हैं नेचुरली? सर मून। सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। यस सर। बाकी सब जो हम लोग करते हैं वो खुद से हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब वो सारे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा प्लेनेट है, अर्थ ही समझ लो। ये अर्थ के चारों तरफ मून ऐसे घूमे जा रहा है सर्कुलर पाथ में। तो इसी सैटेलाइट, अब हमें इस सैटेलाइट के बारे में जानना है, इसी सैटेलाइट के मूवमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलो मून इस अर्थ के चारों तरफ इस सर्कुलर ऑर्बिट, एक्चुअल में पूरा सर्कुलर होता नहीं, बट हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको सर्कुलर ले लेते हैं। तो मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है, आर कहाँ से कहाँ तक, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है आर। तो ये जो घूम रहा होता है, तो हमें सबसे पहले चीज पूछी जाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में मून घूम रहा है। मून नहीं, मून तो जानने के लिए बोलिए, कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में प्लैनेट के चारों तरफ जिस वेलोसिटी से घूम रहा होता है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। पता है ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ इस पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या देता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, GM, कैपिटल M ले रहा हूं मैं मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m ले रहा हूं मास ऑफ मून, दोनों के बीच का डिस्टेंस r², और यही सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r। तो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है इसी को हम लोग v ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, पहले भी मैं ये करवा चुका हूँ, बट इसमें अब नया नाम आ गया। चलो v0 की वैल्यू क्या हो गई, √of gm/r। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब नया फॉर्मूला आ गया, इसमें फॉर्मूले बहुत है, वन लाइनर फॉर्मूला याद रखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r, जिसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है बताओ, m कौन सा मास है? मास ऑफ सर मास ऑफ द सैटेलाइट। नहीं, अर्थ का। सैटेलाइट तो खुद घूम रहा है, तो उस पे mv²/r लगा, ये m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, समझ आया? यस। ये मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ प्लैनेट है। चलो अब देखो, अब जो मून की वेलोसिटी है वो मून के मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ध्यान से देखो, ये g है, ये मास ऑफ अर्थ है, और डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस और मास जिस प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है उसी प्लैनेट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे मून घूम रहा हो या कोई भी सैटेलाइट घूम रहा हो, उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी उसके खुद के मास पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो किसके अराउंड घूम रहा है उस पे, और कितनी दूर है किससे, अपने प्लैनेट से। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ आना चाहिए। वेलोसिटी निकाल दिया तो मैं तुम्हें एनर्जी भी यहीं से करवा देता हूँ। चलो, हमने देखा इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी। देखो, हम लोग ये मानते हैं अभी कैलकुलेशन के टाइम कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ये दो चीजें ही हैं। ठीक है, ये दो चीजें ही हैं, और कुछ इसके आसपास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके आसपास और भी कुछ होगा, जैसे अर्थ है, अर्थ के पास यहाँ पे जुपिटर है, तो जुपिटर भी हो सकता है इस पे फोर्स लगाए, जुपिटर भी हो सकता है अर्थ पे फोर्स लगाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो अभी जो हम मानते हैं तो ये हमारा जम्पशन है कि इस
हम जो स्टडी कर रहे हैं इसके अलावा यूनिवर्स में भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो बताओ कौन कौन सी एनर्जी होगी। एक तो ये मूव कर रहा है, कौन, मून मूव कर रहा है, तो इसके पास मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर v वेलोसिटी से घूम घूम रहा है ये मून, तो इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv²। ठीक है, यस सर। और ये r डिस्टेंस पे है, तो इनका कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा आपस में। ये एक सिस्टम है, अर्थ और मून का एक सिस्टम है जो r डिस्टेंस पे है, तो बताओ इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, -gmm/r। यस, -gmm/r। तो दो एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ कौन कौन सी, काइनेटिक क्योंकि मून मूव कर रहा है, और पोटेंशियल क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा सेम डिस्टेंस पे। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मून, या फिर सैटेलाइट, मैं मून लिखूं या सैटेलाइट लिखूं, कितनी होगी, हाफ एम बी ऑर्बिट, यस v0², क्योंकि इसी ऑर्बिट से घूम रहा है, मतलब इसी स्पीड से घूम रहा है, हाफ एम बी ऑर्बिट। हेलो सर, मैं कॉल यू लेटर, आई एम इन बिटवीन ऑफ माय क्लास। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, देखो हाफ v0 स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे रूट ऊपर चला जाएगा, v0 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, क्या Yes होगा, sir, gmm/r। gmm/r। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, gmm/2r, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, Yes काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सैटेलाइट और उसका मोशन, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, दो मास सिस्टम का अभी बताया, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं पिछले क्लास में, डिराइव भी कर सकते हैं, -gmm/, ठीक है निकल गया। चलो टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी यही होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी है, -gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -gmm/r। जरा बताना फाइनल आंसर क्या है, दोनों को ऐड करो, हाफ gmm/r। हाफ gmm/r। -gmm/2r। ठीक है, यही आया। टोटल एनर्जी कितनी आई, -gmm/2r। ठीक है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है बट निगेटिव है। Yes sir। ठीक है, अब इसमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो तुम टिप्स पे कर सकते हो, कई बार एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल आ जाते हैं यहाँ से, अगर तुम बस ये स्टेप्स याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, सबसे पहला कंक्लूजन इसमें क्या आता है, टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान देते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब ये है, अगर टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की निगेटिव है, इसका मतलब if the any system have negative total energy, it means that system is bounded। अब बाउंडेड का क्या मतलब, कि ये मून था, मतलब ये अर्थ था, इसके चारों तरफ मून है, और इसकी एनर्जी हमने निकाली, टोटल एनर्जी कितनी है, -gmm/, इतनी इसकी टोटल एनर्जी है। अगर ये टोटल एनर्जी निगेटिव है तो ये सिस्टम इसके साथ, ठीक है, अगर टोटल एनर्जी इसकी निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम बाउंडेड है। व्हाट डू मीन बाय सिस्टम इज बाउंडेड, सिस्टम बाउंडेड का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इसके चारों तरफ घूमता ही रहेगा, मून बाउंडेड है, ये इसको छोड़ के बाहर नहीं चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग तो रहा है, ये इसको बाहर नहीं लेकर के जाएगा, या फिर इसको अंदर की तरफ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इसके बाउंडेड सिस्टम है, इसको ऐसे घूमता रहेगा। टोटल एनर्जी अगर निगेटिव है, जैसे कि अगर तुमने देखा, इसका एक और एग्जांपल है टोटल एनर्जी निगेटिव सिस्टम बाउंडेड का, यहाँ पे होते हैं एटम्स के बारे में, अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है,
तो यहाँ पे क्या है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितनी होती है? सर -2.2. -13.6 n स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है? नो सर. सर -2.18 into 10⁻⁻18 वाला फॉर्मूला पढ़ा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, ठीक है? ये क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना वो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे होती है। मतलब अगर फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 1 डाल दो, 2 डालोगे तो -13.6/4 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब हर सेल की अपनी एनर्जी होती है, और जो टोटल एनर्जी है देखो यहाँ भी निगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को छोड़ के नहीं भागेगा, वो उसके साथ बाउंडेड है, वो इसके चारों तरफ घूमता ही रहेगा। सेम ये सिस्टम है अर्थ और सैटेलाइट, मतलब किसी भी प्लैनेट और सैटेलाइट का। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जब निगेटिव आ रही है इट मींस सिस्टम बाउंडेड है, वो उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। छोड़ के कब जा सकता है? जब इसको हम पॉजिटिव कर दे। जैसे मान लो इसकी टोटल एनर्जी आ गई -50 जूल्स, अगर मैं इसको कम से कम जीरो कर दूं, मिनिमम या तो जीरो, या अगर किसी चीज की टोटल एनर्जी या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर आ गई तो सिस्टम फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो जब तक इसकी एनर्जी निगेटिव है तब तक ये मून अर्थ को छोड़ के नहीं जाएगा, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, चलो इस बार कई बार क्वेश्चन आते हैं इस पर। एक टर्म यहीं पे आती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज गिवन टू अ सैटेलाइट सच दैट इट बिकम्स फ्री। फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, फिर हम 12th में आएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम्स की भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अलग निकालना है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे हमें सिर्फ पोटेंशियल इसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशन की। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू बी फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट। मतलब इसको मैं कम से कम कितनी एनर्जी दे दूं ताकि ये फ्री हो जाए, और कम से कम फ्री होने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरा सिस्टम का माइनस आया, -50 जूल्स आ गया, तो अगर मैं इसको क्या करूं, प्लस का 50 जूल दे दूं तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 0, और ये सिस्टम फ्री हो जाएगा। मिनिमम है, ऐसा नहीं कि 50 देंगे तो ही वो फ्री होगा, नहीं, इसको 60 दे दो तो 50 क्या होगा, इसके फ्री होने में रहेगा, और 10 इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी बची रह जाएगी। जैसे कि अगर ये घूम रहा था ये सैटेलाइट यहाँ पे, इसके पास खुद की एनर्जी थी -50, मैंने यहाँ से कैसे भी किसी भी तरीके से, मेथड हमें नहीं पता, 60 जूल्स दे दी, तो क्या होगा, ये इससे फ्री हो जाएगा। 50 जूल्स तो इसको फ्री होने में रहेगा, और 10 जूल्स जो इसके पास बचा हुआ है वो एनर्जी इसके पास रहेगी, अपना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी मूव करते हुए। ठीक है, तो हम 50 जूल को काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इट इज द मिनिमम एनर्जी, कम से कम मैं कितना दूं ताकि ये फ्री हो जाए, तो कम से कम इसको टोटल एनर्जी 0 बना दो। तो जितना निगेटिव है उतना ही उसको अगर पॉजिटिव दे दो तो वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी को कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस ऑफ टोटल ऑफ एनर्जी। जैसे कि अभी सैटेलाइट में बनाया कि टोटल एनर्जी कितनी आई थी, -GMM/2R, इसके आगे एक और माइनस लगा दो, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो ये हो जाएगा +GMM/2R। इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दे तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी मैं मून को देता हूं तो मून अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, देख लिया। दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकाली, 12mv², v की जगह v ऑर्बिटल डाल दिया। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने टोटल एनर्जी निकाल दी। ठीक है, और इसी टोटल एनर्जी के आगे अगर एक नेगेटिव साइन लगा दूं तो वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट से उसको हटाना है उतना एनर्जी दे दो, जितनी टोटल एनर्जी है उतनी पॉजिटिव दे दो, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब कई बार ये याद रखने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी हुई है
तो जितनी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ निगेटिव हो नहीं सकता, मास निगेटिव हो नहीं सकता, वी स्क्वायर, स्क्वायर किसी भी चीज का निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी उतने की ही निगेटिव होती है। ध्यान से देखना, चलो देख लो, अभी हमने प्रूव भी किया। काइनेटिक एनर्जी कितना, Gmm/2r, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी Gmm/2r, टोटल एनर्जी देखो -Gmm/2r। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी अगर Ek है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखना, -Gm, क्या इसका डबल है और निगेटिव है, देखो ध्यान से, ये देखो काइनेटिक एनर्जी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको Ek मानता हूं तो क्या ये -2 Ek है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 Ek होता है। तो वो तुमसे एक चीज दे देगा और बाइंडिंग एनर्जी पूछ दे कहीं तो माइनस और टोटल एनर्जी, एक चीज देगा और बाकी सारी चीजें पूछेगा। जैसे मैं बोलूं अगर एक ऐसा सिस्टम का सिर्फ मैं तुम्हें देता हूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मान लो 100 जूल्स है, तो मुझे क्या बताओगे तुम, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, और क्या था, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अभी कराया, जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी उतना ही होता है बट निगेटिव में होता है, इसको क्या लिख दोगे, -100 जूल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा बट निगेटिव में होगा तो -200। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी का निगेटिव तो माइनस माइनस का +100। ठीक है, समझ गए। यस सर। ये छोटा सा रिलेशन है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, इससे बहुत से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी देख ली, हमने काइनेटिक एनर्जी देख लिया, और हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, और कई बार ग्राफ आता है, ग्राफ वगैरह आजकल ज्यादा पूछने लग गए स्कूल्स में, एग्जाम्स। एनर्जी डिस्टेंस, ठीक है, तो ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना क्या था, काइनेटिक तो पॉजिटिव होता है ना, Gmm/2r था। तो बताओ ये r के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली इनवर्सली कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या था, -Gmm/r। ठीक है, तो बताओ इसका ग्राफ r के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बट निगेटिव में है। ऊपर वाला जो मैंने बताया ये बताया काइनेटिक एनर्जी, नीचे वाला जो तुम्हें बताया ये था पोटेंशियल एनर्जी। चलो बताओ टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा, -Gmm/2r, क्या ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस सर। बताओ ग्राफ कहाँ बना, ऊपर नीचे, सर नीचे की तरफ नेगेटिव है। नीचे भी दो तरीके हैं, दो पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी के, एक तो ए 2 पॉइंट बनाता हूँ, ए और बी, कहाँ से जाएगा बताओ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के पीछे बनाओ या फिर आगे बनाओ, ए पॉइंट से बनाओ या बी पॉइंट से बनाओ, सर आगे बी पॉइंट से। बी पॉइंट से ए पॉइंट से। सर हाँ बताओ, सर ये ग्राफ दोबारा बता दो, मेरा नेट चला गया था। देखो ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक नहीं तो सारी एनर्जी है और आर के बीच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा, जिसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, बताओ ये काइनेटिक एनर्जी है वो आर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली और इनवर्सली। सर इनवर्सली। ठीक है, तो ऊपर मैंने इनवर्सली का ग्राफ बना दिया, इनवर्सली का ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, फिर मैंने बोला पोटेंशियल की बात करते हैं, तो चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा नीचे, ये भी देखो बताओ आर के साथ डायरेक्टली है इनवर्सली है, सर इनवर्सली। इनवर्सली है बट निगेटिव वैल्यू है, इसलिए देखो नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की बात चल रही है कि टोटल एनर्जी कहाँ बना है, सर ए पे बनेगी क्योंकि वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस
ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की निगेटिव में होती है बट हाफ होती है, तो ये वाला ग्राफ कुछ है। ठीक है, तो दिस इज टोटल एनर्जी ग्राफ। सर ये रिलेशन भी समझा दो देखो रिलेशन कि ऊपर आपने ये बताया था। देखो अगर हमारे पास ई के दिया हो, ये वाला रिलेशन पूछ रहे हो ना, कौन किसके बराबर होता है, या फॉर्मूला। देखो अगर हमारे पास ई के दिया हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया हो, तो टोटल एनर्जी उतनी ही होती है बट निगेटिव में होती है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? माइनस में होगी बट डबल होगी, और जितना टोटल होगा उसी का माइनस बाइंडिंग होगा, बस यही रिलेशन होता है। जितना काइनेटिक उसी का नेगेटिव में टोटल। ठीक है। अगर काइनेटिक दिया हुआ है तो पोटेंशियल उसका डबल होगा बट माइनस में होगा, और बाइंडिंग क्या होगा? टोटल का माइनस में होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 100 अगर इन्होंने दिया हुआ है ई के, तो ठीक इसका माइनस में क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी। ठीक इसका डबल और माइनस में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और जितनी काइनेटिक है उतनी ही इसकी कितनी होती है? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। ये ग्राफ ध्यान रखना, अभी तक हमने 2 ग्राफ देखे इस चैप्टर में, ध्यान से समझना। पहला हमने जी का देखा था आर के साथ, कैसा होता है? डायरेक्टली इनसाइड तो डायरेक्टली होगा अर्थ पे, और एक बाहर की तरफ। और ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और सैटेलाइट का हमने यहाँ देखा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर, बाकी दोनों ग्राफ इसके नीचे आएंगे, टोटल एनर्जी इसके नीचे आता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ्स एनर्जी सारी कुछ समझ ली। अब एक नया टर्म आता है दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो होगा क्या, मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये मेरा अर्थ का सरफेस है। यहाँ से मैं कोई भी चीज फेंकता हूँ तो क्या होगा? इस बॉल को, मान लो इस बॉल को मैंने फेंक दिया 2 मीटर पर सेकंड से, क्या होगा उसके बाद? सर बॉल नीचे आएगी। थोड़ी दूर जाएगी, एक हाईएस्ट पॉइंट पे गई, नीचे आ गई। यस सर। 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तब क्या होगा? थोड़ी और ऊपर जाएगी, वापस आएगी। यस सर। यस सर। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से मैं इसको ऐसे फेंकूं अर्थ के सरफेस से, और ये वापस लौट के ही ना आए। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। ये नीचे क्यों आती है बॉडी? क्योंकि ये ऊपर गया, अर्थ इसको खींचेगा। जैसे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, अर्थ इसको खींच रहा था, Yes. नीचे फोर्स लगा रहा था, इसी फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी भी कम हुई, धीरे धीरे 0 हुई और फिर नीचे आ गया। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी को हम फेंक दे तो बहुत ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा। देखो जी की वैल्यू क्या होती है? gm/r²। r क्या मतलब? रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस अगर h की बात करें तो h। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है। जैसे अगर इसको मैं इतनी तेज फेंकूं कि ये बहुत हाइट बहुत ज्यादा चला जाए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा चली जाएगी। यस सर, बहुत कम हो जाएगी जी। ये वाली जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है अर्थ बाहर, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही चला जाए, मतलब वो उसको खींच ही ना पाए। हो सकता है जैसे अर्थ है तो यहाँ पे अर्थ ही थोड़ी है पूरे यूनिवर्स में, कहीं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मेटेरियल्स है, बहुत सारे अलग अलग चीजें। तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, बॉल यहाँ पहुंच गया। अब इसको अर्थ जो है सिर्फ 1 न्यूटन पर मीटर वो उससे खींच रहा है, 1 न्यूटन से खींच रहा है, और ये वाला जो अलग बहुत अर्थ के जैसा बहुत सारे मैसिव मास यूनिवर्स में ऐसे घूम रहे हैं। मान लो यहाँ पे वो है जुपिटर, समझ लो इतनी तेज फेंका है कि जुपिटर इसको 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये अर्थ पे वापस थोड़ी आएगा, ये तो इसके पास तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो? तो सर ऐसा क्या? दोबारा समझा दो। दोबारा बता रहा हूँ, ये अर्थ है, इससे मैंने कुछ फेंका बॉल, तो बॉल वापस नीचे क्यों आती है? क्योंकि अर्थ इस पे एक फोर्स लगाता हुआ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? gmm/r²। ठीक है, जब मैं इसको बहुत तेज फेंक दूं, वो अर्थ से इतनी दूर चला जाएगा, मतलब ये आर की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, मतलब जितना ऊंचा जाएगा आर की वैल्यू उतनी हाई होगी। यस सर। अगर किसी भी चीज का डिनोमिनेटर हाई होता है, मास तो चेंज होगा नहीं, जीएमएम चेंज होगा नहीं, तो ऊपर वाली चीज कांस्टेंट है, नीचे वाली चीज बढ़ते जा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। यस। कम होता जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि मैं इतनी तेज फेंक दूं कि मान लो यहाँ पे कोई और प्लेनेट है, ये यहाँ पहुंच गया। अब अर्थ जो है इस पे आर बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से
अर्थ इसको अपनी तरफ से मान लो 5 न्यूटन से खींच पा रहा है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा जो प्लेनेट है इसको 7 न्यूटन से खींच रहा है, तो बताओ ये 5 वाले के पास जाएगा कि 7 वाले के पास जाएगा? हो सकता है 7 दूसरे वाले। 7 वाले के पास चला जाएगा, ज्यादा फोर्स है। ठीक है, तो इसी वजह से तब ये क्या होगा, ये लौट के अर्थ पे वापस नहीं आएगा। तो जिस वेलोसिटी से हमने ऐसा किसी भी चीज को अगर हम किसी वेलोसिटी से फेंके सच दैट वो चीज वापस उस अर्थ पे आई ना, अर्थ के सरफेस पे ही नहीं आए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब it is the velocity by which a body is thrown such that it overcomes the gravitational pull of earth, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए। बाद में वो कहाँ गया वो हमें नहीं पता, बस हमें अर्थ के पुल से उसको बाहर निकालना है। ठीक है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल से तो घूमता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया एस्केप वेलोसिटी क्या है? उस वेलोसिटी से फेंक दो किसी भी चीज को कि जिससे वो वापस ही ना आ पाए अर्थ के सरफेस पे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब देखते हैं एस्केप वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होती है और उसका कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बताया। चलो मान लो कोई भी सैटेलाइट इसको घूम रहा है, ये हमारा अर्थ, ये हमारा सैटेलाइट, बताया था ये चीज इसके ग्रेविटेशनल पुल से इसको बाहर निकालना है। ठीक है, बुक्स दूसरे तरीके से भी डिराइव कराती है, उसको मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो बहुत आसान है, बुक्स में कई बार क्या है ना, जी लिया हुआ है, आर प्लस एच लिया हुआ है, उससे कंफ्यूजन होगी तुम्हें। सिंपल ले लो, आर डिस्टेंस है, इसको मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल पुल से इसको बाहर निकालना है इस सिस्टम को। तभी बताया था कोई भी सिस्टम ग्रेविटेशनल पुल से बाहर कब होगी, जब इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या 0 से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, चलो जैसे मान लो ये कैपिटल एम है, एक मास है, इसका टोटल एनर्जी निकाल लो भाई। टोटल एनर्जी बताओ क्या होगा, मूव कर नहीं रहा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम बाई, अगर इसके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो। ठीक, तो वैसे ही ये जो हमारा सैटेलाइट मोशन हमने देखा था, बताया था कि अगर मुझे इसको फ्री करना है, टोटल एनर्जी इसकी कितनी आई थी, निगेटिव में आई थी। अगर मुझे इसको फ्री करना है तो टोटल एनर्जी को क्या कर दूं मैं, ग्रेटर देन 0 अगर दे दूं, इतनी एनर्जी दे दूं ताकि इसकी टोटल एनर्जी जो है 0 या 0 से ग्रेटर हो जाए, तो सिस्टम बाउंडेड नहीं रहेगा और ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस करूंगा तो जी एम एम बाई आर, ये थी टोटल एनर्जी। ये चीज समझ आए? यस सर। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नहीं, इसको ना उस वेलोसिटी से, इसी वाली वेलोसिटी से, अब ऑर्बिटल से नहीं घूम रहा, ऑर्बिटल से तो वो घूम रहा था, अब मुझे उसको बाहर निकालना है। तो यहां से आया, मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दी। इतनी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी पता है हमें, बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ती है जितनी टोटल एनर्जी होती है। तो मैंने इसको एनर्जी दे दी एक्स्ट्रा, मान लो यहाँ से आया, इसको ऐसे थप्पड़ लगा दिया पीछे से, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी पे रहेगी तब तो वो जा ही नहीं सकता, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे तो वो घूमता रहेगा उसके चारों तरफ। मुझे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, पीछे से मैंने उसको एनर्जी दे दी, तो अब मैं बोलता हूँ जो एनर्जी दी वो सारी की सारी किसमें आ गई, इसके स्पीड बढ़ाने में काम आई। स्पीड बढ़ाने में काम आई मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने उसको दे दी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही पॉजिटिव होती है, ताकि टोटल एनर्जी -50 है, मैंने पीछे से कुछ एनर्जी दे दी जो काइनेटिक, कम से कम 50 दूंगा तभी निकलेगा। तो जो वेलोसिटी हुई, अब स्केप से मतलब ऑर्बिटल से बढ़ के स्केप हो गई, मतलब ऐसे समझ लो कि ये घूम रहा था किसी, इसके वेलोसिटी इसकी मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी, ये इससे घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा है, ऐसे इस पे घूमे जा रहा है, लेकिन मुझे चाहता नहीं, मुझे तो इसको भगाना है, तो मैं इसके बाहर से आकर के फोर्स लगा दिया एक्स्ट्रा, ताकि इसकी एनर्जी मान लो 5 हो जाए। मान लो इसके वेलोसिटी 5 है, तो मैंने इसको 3 एक्स्ट्रा एनर्जी दिया कि 3 मीटर पर सेकंड इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और ये इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो अब जो मैंने वैल्यू लिखी है वीई लिखी है, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, और जो वेलोसिटी मिला जिससे वो बाहर निकल जाए, दैट वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एम वीई, वीई यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जी एम एम बाई आर। ये देखो, ये मास, ठीक है, ये कौन सा मास है, छोटा एम सैटेलाइट जो घूम रहा है उसका वाला मास है, और कैपिटल एम किसका है, जो अर्थ का। तो वीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जी एम एम बाई आर, वी स्केप ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम 2 जी एम बाई आर।
ठीक है, ये आ जो है रूट के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दूं या इससे ज्यादा दे दूं, ये कम से कम है, वी का मतलब क्या है, मिनिमम। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 GM/R कम से कम दे दूं तो वो क्या होगा, उसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो इक्वल टू ले लो, ठीक है। मान लो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इसको मैं 10 मीटर पर सेकेंड दे दूं तो ये बाहर जाएगा ही जाएगा। जरूरी नहीं 10 ही दूं, 11 भी दे सकता हूँ, 12 भी दे सकता हूँ, कम से कम इतनी दूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसको अगर हम दें किसी भी पार्टिकल को किसी भी सरफेस पे, प्लेनेट के सरफेस पे, तो वो उस प्लेनेट को छोड़ करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। और दूसरी बात इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये जो कैपिटल M है वो किसका है, मास ऑफ प्लैनेट। प्लेनेट, ठीक है। यानी कि अगर हम अर्थ से फेंक रहे हैं तो अर्थ का मास है, और मून से फेंक रहे हैं तो मून का मास है। जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होता ये। चाहे तुम इस पेन को फेंकना चाहो या किसी पर्सन को फेंकना चाहो, दोनों के मासेस में डिफरेंस है, बट दोनों की स्केप वेलोसिटी इक्वल होंगी, ठीक है। और अर्थ की अगर बात करें, स्केप वेलोसिटी ऑफ कैसे निकलेगा, 2G डालो, मास ऑफ अर्थ डालो, रेडियस ऑफ अर्थ डालो, कैलकुलेट करोगे। अर्थ के लिए जो स्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी चीज को अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो वो चीज वापस नहीं आने वाली अर्थ के सरफेस, ठीक है। यस सर। उसको बाइंड करके रखती है, ठीक है। ये होती है हाँ बताओ सर, एस्केप वेलोसिटी की एक बार डेफिनेशन दोबारा बता दो। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको अगर हम दें किसी भी प्लेनेट के सरफेस से, तो कोई भी बॉडी प्लेनेट के सरफेस से क्या हो जाए, पुल आउट, पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाए। अगर बिल्कुल डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी on the from the surface of any planet such that a body overcomes the gravitational pulls of that planet, ठीक है। बुक्स में डेफिनेशन होगी, उसमें देख लेना, समझने की कोशिश करो। क्या है, मिनिमम वेलोसिटी दूं किसी भी सरफेस, मतलब किसी भी प्लेनेट के सरफेस से, ताकि वो उससे बाहर निकल जाए। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी चीज को अगर अर्थ से बिल्कुल बाहर फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दो तो वो सेम हो जाएगा। चलो दूसरी बात। सर हाँ बताओ। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। रॉकेट्स कैसे जाते हैं, रॉकेट अगर हम ऊपर छोड़ते हैं क्या वापस आते हैं वो, नो तो सर। घूम रहे होते नो। हैं। हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट यही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई इंसान तो उसको फेंक नहीं सकता। मैं इस बॉल को भी नहीं फेंक सकता चाहे कितनी भी छोटी चीज हो, ठीक है। इसमें बाहर से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, रॉकेट्स में हाइड्रोजन का कंबशन होता है, तब वो जा रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूल की तरह, तब जा पाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम। हाँ बताओ। सर फिर मून को भी निकाला जा सकता है ऑर्बिट से? हाँ किसी को भी निकाल, जिसको भी निकालना है उसको निकाल सकते हैं। चलो मून पे एक क्वेश्चन याद आया, मून से ही 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछते हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। क्वेश्चन आता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, ठीक है। उसका रिलेशन भी यहीं से, उससे पहले मैं इसके वेलोसिटी की बात कर रहा था। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और बॉडी दैट इज टू बी प्रोजेक्टेड। मतलब जिस बॉडी को बाहर निकालना है उसके मास पे डिपेंडेंस भी नहीं है। दूसरा, ये किसी एंगल पे डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। मैं ईस्ट की तरफ करके फेंकूं या वेस्ट की तरफ करके फेंकूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए। एंगल पे भी डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट किस पे है, तो मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस। डिस्टेंस पे कैसे, अगर मैं बिल्कुल अर्थ के सरफेस से जाकर के फेंकना चाहता हूँ तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया वहां से किसी चीज को फेंकना चाहता हूँ तो वेलोसिटी थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी 11.2 से। क्यों, क्योंकि देखो आर जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और आर इंक्रीज हो गया, आर कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ प्लेनेट से, तो वी की थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बस दो ही चीज पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ प्लेनेट और डिस्टेंस जहां से उसको फेंक रहे हो, ठीक है। तो अर्थ पे सबसे ऊपर चीज क्या है, सबसे हाईएस्ट चीज क्या है, माउंट एवरेस्ट के पीक ही है, वहां से जाकर फेंकोगे थोड़ा कम लगाना पड़ेगा 11.2 से।
अब क्वेश्चन था कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो देखो एटमॉस्फेयर क्यों होता है, जैसे ये अर्थ है, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, क्यों? जैसे मान लो ये पूरा एक लेयर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? एयर, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है एयर, किसी को बोल रहे होते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब हमने बोला एयर। एयर में क्या है? बहुत सारे गैसेज हैं। अगर हम गैस की बात करें, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गैस को अगर ऐसे कंटेनर में ले लूं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, लूजली पैक्ड या टाइटली पैक्ड? लूजली होता है सर लूजली पैक्ड। इसमें, लूजली। लूजली गैस है ना, तो इसमें बिल्कुल रैंडम ये मूव कर रहे होते हैं। तो इनकी अपनी ना एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, इनकी अपनी एक वेलोसिटी होती है थोड़ी सी, क्योंकि ये रैंडमली ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, देखा, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर कम होने पे कम हो जाती है। तो क्या होगा इसमें कि अभी एक और चीज आती है कि हर क्या है, सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है? क्या है, सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं? नहीं, नो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं रूट में। अभी हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स, और दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाले कुछ और कहते हैं, केमिस्ट्री वाले कुछ और, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब देखेंगे, उसमें हम लोग आरएमएस स्पीड पढ़ते हैं कि सबकी स्पीड अलग अलग है। कोई 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कोई 2.4, कोई 2.5, कोई 2.3। तो सबको क्या करते हैं, सबको एक तरह समझने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो कुछ एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। तो मान लो इसका वी एवरेज, अगर इस वी एवरेज की वैल्यू, ठीक है, मतलब हमने क्या बोला, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेज है, गैसेज के मॉलिक्यूल्स आज चारों तरफ मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी से। अगर उनकी वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए, तो क्या है, अर्थ को छोड़ के निकल नहीं जाएगा? ठीक है, यस बट अर्थ में की जो ग्रेविटेशनल वो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर। ऐसा गैसेस में पॉसिबल नहीं है। गैसेस की जो वेलोसिटी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो ये अर्थ से बाहर निकल नहीं पाता है, अर्थ के पुल में ही, अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन अगर हम मून की बात करें, तो मून के जो चारों तरफ गैसेस बनते हैं, वहां पे जो मून की जो ग्रेविटेशन इसके वेलोसिटी आती है वो बहुत कम आती है, 2.3 कुछ आती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बुक में देख लें, 2.3 ऑलमोस्ट यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसके वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा कम है। अगर इसकी इसके वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है तो क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मून को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी वेलोसिटी, जैसे इसकी 2.3 मान लो, इसकी हो गई 3, तो क्या होगा, सरफेस पे थोड़ी रहेगा, या तो इसको छोड़ के निकल जाएगा। इसकी वेलोसिटी अगर 3 हो गई तो। इसीलिए मून पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में तो क्या लिखोगे, escape velocity of moon is very less, that is even less than the gas velocity of the molecules of the gases, so gases will escape the surface of the moon। इसीलिए मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, गैसेस की अपनी वेलोसिटी मून की इसकी वेलोसिटी से भी ज्यादा है, तो वो उसको escape करके आगे निकल जाता है। लेकिन अर्थ पे ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ बताओ। सर इसमें इसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड पे है। मून मून वाली वो मुझे देखनी पड़ेगी, आई थिंक किलोमीटर पर सेकंड में, एक बार देख लेता हूं। सर क्योंकि अगर किलोमीटर पर सेकंड है तो मॉलिक्यूल की तो उससे बहुत कम होती है। मे बी मीटर पर सेकंड हो, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देख लेना, क्योंकि डेटा ज्यादा मैं याद नहीं रखता। ये बुक्स में होंगी, बुक्स में देख लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू। ओके सर। ठीक है, बुक्स में देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, मुझे याद नहीं। 2.3 है, यूनिट मुझे याद नहीं किलोमीटर है या मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लिखना तुम्हें ये कि अर्थ का जो इसके वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो अर्थ में मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल्स अर्थ को नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन मून पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मून की स्केप वेलोसिटी बहुत ही कम। ठीक है, तो ये था, हमने स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। क्या ये जिसको फेंकना है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हें
पेन को फेंकना है या एक पर्सन को फेंकना है, दोनों के लिए सेम ही वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? इसके नाम से पता लग रहा है जियो। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट पे रेस्ट पे रहे, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलो देखो, ये अर्थ, ये इसका सेंटर हुआ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर को समझ लो ए पॉइंट पे, यहाँ पे कोई सैटेलाइट, बी पॉइंट हमारा सैटेलाइट। ठीक है, तो अर्थ के इस पॉइंट के हिसाब से इसमें देखें तो कुछ डिस्टेंस है, ये आर। ये डिस्टेंस हमेशा आर ही बना रहे। कोई भी चीज रेस्ट पे क्या कब होती है? अगर मैं किसी चीज को रेस्ट पे कैसे कहूंगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ, जैसे मान लो सामने मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, ये लैपटॉप मैं देखा 1 सेकंड के बाद मेरे से 1 मीटर दूर है, 2 सेकंड के बाद भी 2 मीटर दूर है, 3 सेकंड के बाद भी 3 मीटर दूर है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है बट मेरा डिस्टेंस उससे चेंज नहीं हो रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस चेंज होने लगे टाइम के साथ तो बोलूंगा कि ये रेस्ट पे नहीं है। तो देखो क्या होगा, अर्थ क्या है, अपने इस पे घूम रही है ऐसे, ठीक? अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। बताया था कोई भी चीज जब घूम रही होती है तो ए पॉइंट क्या होगा, अपने छोटे से सर्कल में ऐसे घूम रहा होता है। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे कोई डी पॉइंट, तो डी इस छोटे से सर्कल में घूम रहा होगा। ग्लोब को देखना घुमा करके ऐसे, ग्लोब वैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो ग्लोब में देखते हैं, ग्लोब में ऐसे घुमा करके देखोगे तो ग्लोब का कोई भी पॉइंट ले लो छोटा सा, वो अपने ही छोटे छोटे सर्कल में घूम रहा होगा। किसी भी सर्कुलर पॉइंट पे देखोगे, किसी भी चीज को अगर मैं रोटेट करवाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा, इसको अगर मैं ऐसा रोटेट करा रहा हूँ और इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, किसी एक पॉइंट को, तो ये अपने पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा, ये वाला अपना छोटा सर्कल घूम रहा होगा, Yes, ये sir. वाला अपना छोटे छोटे सर्कल में घूम रहा होगा। ठीक है, और बी को देखो, बी का क्या होगा, बी ऐसे है, बताओ बी कैसे घूमेगा? बी तो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा क्योंकि अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, तो वो कैसे घूमेगा? अर्थ के सेंटर के चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ए कहाँ घूम रहा है? ए अपना छोटा सा सर्कल यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, बी कैसे घूम रहा है? बी अपने बड़े से सर्कल पे यहाँ पे घूम रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी इसके लिए रेस्ट में रहे? जैसे मान लो एक टाइम पे ए पे था, ये बी पे था, थोड़े टाइम के बाद ए कहाँ चला जाएगा? क्या ए इस पॉइंट पे आ जाएगा? बिल्कुल अपोजिट, सर्कुलर मोशन के बाद आधे चक्कर के बाद वो वापस अपोजिट गया। उसी टाइम पे बी कहाँ पहुंचेगा? कहीं यहाँ पे पहुंच रखा होगा। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम रह गए या डिफरेंट हो गए? Sir, नहीं same. नहीं, सेम कैसे? Sir, देखो ये B भी तो opposite पे आना चाहिए. क्या बी नहीं, B बी भी क्या तो पे आना चाहिए. नहीं, बी सरफेस ऑफ अर्थ पे थोड़ी है, वो तो अपना सेंटर किस पे मानेगा? बी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, Yes, sir. और ए जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर देखो बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे, ये बिल्कुल छोटे से सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कुछ और है, इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन देखो ये इतना बड़ा है, तो कैसे रेस्ट में रह सकते हैं? मतलब कैसे इक्वल डिस्टेंस होगा? अलग अलग होगा। नहीं समझ आया? देखो ये अर्थ है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, मतलब बी देखो तो ऐसे कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ये वाला है, और जो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया था ए वाला, वो इतने छोटे से पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो ये छोटा सा आर है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, इसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको एक चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो कैसे दोनों एक दूसरे पे सेम डिस्टेंस पे रह जाएंगे? सेम डिस्टेंस पे कब होगा? जैसे मान लो मैं भी चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बगल में जो चीज है वो भी सेम मतलब रेस्ट पे रहे, तो जितने से मैं जा रहा हूँ उतने से बगल वाला चले तो मुझे क्या लगेगा? रेस्ट Rest. पे। Yes, हाँ, sir. तो लेकिन दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो इसको रेस्ट पे लगेगा ही नहीं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये हो ही नहीं सकता
क्योंकि अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे दिखना चाहिए। तो रेस्ट पे तभी दिखेगा जब क्या होगा, दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों का रेडियस ऑफ रोटेशन सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि जब स्टेशनरी सैटेलाइट हो। देखो ये अर्थ है, ठीक है, इस वाले प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। अगर ये यहाँ पे अगर हमने इक्विटोरियल प्लेन, ये इक्वेटर है, और इस वाले प्लेन को बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। इस प्लेन पे अगर मैंने कोई प्लैनेट पी डाल दिया तो ये प्लैनेट पी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट भी बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा। ध्यान से देखना, है 3 डायमेंशनली है, थोड़ा सा समझना। देख, ये यहाँ से देख रहा होगा अर्थ एच डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये थोड़े टाइम के बाद, हाँ दूसरी बात, इसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। जितना टाइम पीरियड अर्थ का है उतना ही टाइम पीरियड किसका हो, इस प्लेनेट का हो, तभी इक्वल डिस्टेंस रहेगा। जैसे मान लो ऐसे समझ लो, इसको समझने के लिए मैं इसको 2 डायमेंशनली दिखाता हूँ। 2 सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक हो रहा है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का एक पॉइंट ले लिया, दूसरा देख रहा हूँ किसका, ये है हमारा सैटेलाइट एस। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ जाएगा, सैटेलाइट भी थोड़े टाइम के बाद यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, मैंने क्या बोला है, दोनों का टाइम पीरियड कितना लेना है, सेम। सेम। अगर दोनों का टाइम पीरियड मैं सेम लूंगा, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ, ये यहाँ, ये अर्थ वाला पॉइंट इसको देखेगा, सैटेलाइट तो वहीं का वहीं है, सेम डिस्टेंस। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। फिर 24 घंटे बाद देखेगा अर्थ यहीं पे, सैटेलाइट यहीं पे। समझ आया। अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन ले लूं और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को 24 आवर कर दूं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को मैं 24 आवर कर दूं, तो वो क्या बनेगा हमारा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्यों, ऐसे हमने समझा, ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये सैटेलाइट वाला है, ठीक है, दोनों का स्पीड ऑफ रोटेशन सेम हो जाएगा क्योंकि सेम टाइम पीरियड है। तो देखो जिस टाइम पे देखेगा तभी वो उसको सेम, यहाँ पे आर था, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, तो हर टाइम पे ये क्या है, अर्थ, अर्थ के किसी एक पॉइंट से वो सैटेलाइट मुझे क्या दिखेगा, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा क्या, ये तो स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ही केस में पॉसिबल है, कब, इक्वेटोरियल प्लेन में हो, दूसरे प्लेन में पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, इसका टाइम पीरियड उतना ही हो जितना अर्थ का हो, यानी 24 आवर, 24 आवर्स में अर्थ एक पूरा चक्कर काट लेती है। तीसरा, सेम स्पीड हो, स्पीड अगर डिफरेंट हो गई, अर्थ की रोटेशन की स्पीड कुछ और है, इसकी रोटेशन की स्पीड कुछ और है, तो ये डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, सेम स्पीड एज अर्थ। ठीक है, ये 3 चीजें तो हमने समझ ली। चौथी चीज जो है वो हाइट का है, तो हाइट का भी हम निकाल लेंगे, हाइट का हम डेरिवेशन करते हैं। सर मैं, हाँ बताओ। सर इक्वेटोरियल प्लेन अलोंग द इक्वेटर था ना? यस, अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर वाली लाइन वाली जो प्लेन होती है ना, उसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ये तभी पॉसिबल है, इक्वेटर वाले पे ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल ये नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है, सर। चौथी चीज हाइट, हाइट याद रखना 36,000, एक्चुअली 35,820 आता है, 35820, बट इसको हम लोग 36,000 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, हाइट कैसे आया 36,000, इसके लिए बस छोटी सी डेरिवेशन है, वो कर लेंगे। ठीक है, जियो स्टेशनरी के लिए 4 कंडीशन, पहला अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए, तो डेफिनेशन में ये। दूसरा, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 24 आवर्स। ठीक है, जितना अर्थ का टाइम पीरियड है उतना ही अर्थ उस सैटेलाइट का हो। तीसरा, सेम स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ का स्पीड भी बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, तभी वो रेस्ट में दिखेगा। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर। अगर 36,000 किलोमीटर कैसे आया, ये हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यही टॉपिक था, बस 5 मिनट रह गए इसमें, 5-10 मिनट का टॉपिक रह गया, हाइट निकाल रहे। ठीक है, इसके बाद एक टर्म होती है वेटलेसनेस, ये ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं, ये करा देता हूँ, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जियो स्टेशनरी क्या था, जियो स्टेशनरी बता दिया, चलो नेक्स्ट क्लास में जियो स्टेशनरी कराऊंगा। वेटलेसनेस कंडीशन क्या होती है, वेटलेसनेस वो कंडीशन है जहाँ पे हमारा अपरेंट वेट 0 दिखता है, हमें लगता है नहीं कि हमारा वेट है। जैसे कि बताया था कि सैटेलाइट, वो
लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट क्या होता है, लगता है इंक्रीज हो गया, नीचे आते हैं तो डिक्रीज हो गया। तो पहला कंडीशन है फ्री फॉल, बताया था। जब भी चीज फ्री फॉल होती है तो एपरेंट वेट कितना दिखता है हमें, किसी भी चीज फ्री फॉल करा दो, तुम खुद ही कूद रहे हो, किसी भी चीज से कूद जाओ फ्री फॉल और उसके नीचे अपना वेइंग मशीन लगा लो, तुम्हें कोई वेइंग मशीन का रीडिंग 0 दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओ तो वहां पे वेटलेसनेस कंडीशन आती है। वेटलेसनेस कंडीशन का क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g 0 बताया था। डेप्थ के साथ g का वेरिएशन किसी को याद है, डेप्थ के साथ g का वेरिएशन क्या होता है, g ऑन द सरफेस 1 माइनस d बाई d क्या है डेप्थ। अगर हम बिल्कुल सेंटर पे चले जाए तो डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, r के बराबर हो जाएगी, यस सर 0। तो ये gd क्या हो जाएगा 0। ये भी वेटलेसनेस कंडीशन, बिल्कुल अर्थ से बिल्कुल सेंटर पे चले जाओगे तो वहां वेटलेसनेस कंडीशन है, फ्लोट करने लगो। तीसरा कहाँ होती है, थर्ड कहाँ होती है, इनसाइड सैटेलाइट। इनसाइड सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो बता देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा प्लेनेट है, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, ये हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट में मैंने यहाँ पे वेइंग मशीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, जो भी कोई भी पर्सन है या किसी भी ब्लॉक का मास लेना चाहता हूँ तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा। मैंने मान लिया अर्थ की तरफ यहाँ पे क्या लगता है, mg। मैंने ऊपर मान लिया एक नॉर्मल लग रहा होगा, और दूसरा कौन सा फोर्स लगता है, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है। तो देखो mg माइनस नॉर्मल, यही मिलकर के ये फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। mg माइनस नॉर्मल क्या होगा, समझ रहे हो। सर ये आपने बॉक्स में क्या लिया है? ये सैटेलाइट है, बाहर वाला बॉक्स, और सैटेलाइट के अंदर जो है एक छोटा सा बॉक्स है जिसका मास मेजर कर रहे हैं, और ये घूम रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। सैटेलाइट के अंदर हमने मास दिया और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो mg टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ऊपर मैंने नॉर्मल ले लिया, ये टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, और यही तो हमें क्या दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। mg की वैल्यू क्या होती है, क्या g/m/r², mg लिख दूं या g/m/r² लिख दूं, दोनों तो सेम ही है। यस सर। g की वैल्यू ये होती है, ये नॉर्मल आया, ये क्या होगा mv0। v ऑर्बिटल अभी हमने निकाला था, याद है किसी को, √gm/r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये v ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ क्या आया, gmm/r² माइनस नॉर्मल, यहाँ से इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, gmm/r², ठीक है। क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई। नॉर्मल की वैल्यू क्या आई हमारी, 0। नॉर्मल 0 आ गई, 0 आ गया, इसका मतलब वेइंग मशीन मुझे क्या दिखाएगा, वेइंग मशीन को इससे मतलब नहीं होता कि वो कितना वेट है आपका, वो ये है कि उसको कितना नॉर्मल लगाना पड़ रहा है, इसको नॉर्मल तो 0 लगाना पड़ रहा है, तो आपको Yes. क्या लगेगा, वेटलेसनेस कंडीशन। इसीलिए देखोगे अगर कोई वीडियो वगैरह देखोगे सैटेलाइट के अंदर का, तो इंसान जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, यस सर। यस ठीक सर। है। तो 3 कंडीशन देख ली वेटलेसनेस की, कहाँ कहाँ, फ्री फॉल, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इनसाइड द सैटेलाइट, ये भी प्रूव कर लिया, ठीक है। बस अब 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, वो हाइट निकलवा दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास भी मैं यही कराऊंगा। हाँ बताओ। सर एक बार फ्री फॉल का बता दो, वो कैसे अपरेंट वेट 0? फ्री फॉल क्या होता है, ये नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, चलो मान लो लिफ्ट वाला कंडीशन ले लो। लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हैं तो नॉर्मल फोर्स कहाँ कितना आता है, चलो मैं पूरी इक्वेशन ही लिख देता हूँ। ये था, मान लो ये नीचे आ रहा है एक जी ये मैम। एक्सेलरेशन, तो ऊपर कितना लगेगा, ऊपर की तरफ हमें कितना फोर्स लगेगा नॉर्मल, नीचे कितना फोर्स लगेगा mg। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma। यस सर। नॉर्मल की वैल्यू बताओ, m ऑफ g माइनस a। यस सर। अगर इस g की वैल्यू, मतलब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर रख दूं तो क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, यस सर। और एक्सेलरेशन के बराबर, एक्सेलरेशन अगर g के बराबर, इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि बिल्कुल छोड़ दो, उस पर कोई और फोर्स नहीं लगा, अर्थ ग्रेविटेशनल उसको खींच रहा है, जी मतलब उसकी जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, इसी कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री Yes. फॉल कंडीशन में किसी भी चीज को लेकर के देखो, जैसे बुक को भी लेकर समझ सकते हो, इसको लो और बिल्कुल ऐसे नीचे लेकर के आओ बिल्कुल तेजी से, तुम्हें इसका वेट ही फील नहीं होगा। ठीक है, जब वो ऐसे भी अगर कहीं जंप ले रहे हो, ज्यादा ऊपर से मत लेना, बेड से ही जंप लेकर के देखो, तो जब तक तुम हवा में होगे तब तक तुम्हें अपना वेट नहीं महसूस होता है। ठीक है, तो फ्री फॉल में जब तक हम जा रहे होते हैं हमारा एपरेंट वेट ऑलमोस्ट पूरा ही जीरो होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, ठीक है, ये sir. चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर 4 प्रिपेयर करना, संडे को टेस्ट लेंगे। उसके बाद चैप्टर 5। ठीक है, इसको मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, इसी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा सारे टॉपिक से, वो कंप्लीट करूंगा। Sir. ठीक है, न्यूमेरिकल कराऊंगा। हाँ सर चैप्टर 4 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में डाउट्स थे, मैंने आपको पहले सेंड करे थे। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा एक्सपीरियंस। ओके सर, ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू सर। ओके।